जो लोग अभी भी आ रहे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो लेट आते हैं मुझे ऐसे लगता है जैसे उन्होंने भारतीय संस्कृति को अभी तक जीवित रखा हुआ है। ये शहर के लोग भी मुझे कैसी सजा देते हैं, सिर्फ गमजदों को ही मेरे घर का पता देते हैं। रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो, जो शर्मिला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो। दिल से एक सलाम आप सभी के नाम। मैं चेतन शर्मा फिर ले आया हूं आपके लिए बात कवि की। तो आज हम सुनेंगे ढेर सारे किस्से और करेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि ऐसे सितारों से रोज नहीं होती मुलाकातें। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो मिजाज थोड़ा नम रखते हैं, लेकिन शब्दों में पर्वत पिघलाने का दम रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम देश के सबसे मुस्कुराते चेहरे और कामयाबी के हर शिखर को हासिल करने वाले कवि शंभू शेखर जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। शंभू जी, आप देश के स्माइल स्प्रेडर कवि भी कहे जाते हैं और आपका एक लक्ष्य भी है कि कभी भी किसी के चेहरे पर उदासी घर ना करे। तो इस लक्ष्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए, दरअसल है क्या कि जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम गुनगुनाते हैं और जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर का हर अंग मुस्कुराता है, हर अंग खुश रहता है। और ये देश भारत जो युवाओं का देश है, हमारे देश में 21 साल से लेकर के और 40 साल की उम्र की 60% से ज़्यादा आबादी है। तो हर किसी आदमी को अपना काम करना चाहिए। मेरे पास जो स्किल है, जो मेरे पास काम है, वो लोगों को हंसाने का है। और निश्चित सी बात है कि अगर इस देश का एक भी चेहरा उदास है तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। इसलिए यह मेरा लक्ष्य है कि भारत में और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनको जिन तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं वो सब हमेशा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। और मुस्कुराता हुआ आदमी अपराध नहीं कर सकता। बस इसीलिए मेरा यह टारगेट है कि लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान रहे ताकि अपराध से मुक्त यह देश हो सके। सर, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के आप सेमीफाइनलिस्ट भी रह चुके हैं। न्यूज़ 18 पर आप नेताजी को लपेटे में भी लेते रहते हैं। कई बड़े अवार्ड आप अपने नाम कर चुके हैं। 1000 से भी ज़्यादा कवि सम्मेलनों में आप रंग जमा चुके हैं। इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हैं और आपने साहित्य जगत के हर बड़े मुकाम को मुकम्मल किया है, लेकिन फिर भी आपके मिजाज में सादगी बरकरार है। कैसे? देखिए, ये सारी अचीवमेंट का मैं करूँगा क्या? अगर आपके भीतर सादगी नहीं है, आपके भीतर सहजता नहीं है, तो अचीवमेंट तो आपको और सहज बनाता है। अचीवमेंट आने का सिंपल सा मतलब है कि आपको और सहज हो जाना चाहिए। पुरस्कार कई सारे मिले, उन पुरस्कारों का एक ही मतलब है कि मैं इसको कैसे निर्वाह कर सकता हूँ। जिस दिन मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, जो कविता का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, दिल्ली सरकार द्वारा मुझे मिला था, हिंदी एकेडमी ने दिया था, तो उस दिन मेरे भीतर एक बात जगी थी कि मेरे किसी भी काम से किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस न पहुँचे, क्योंकि फिर वो उस पुरस्कार की अवहेलना होगी। मुझे बहुत तरह तरह के यूनिवर्सिटी से सम्मान मिले, रोटरी क्लब से सम्मान मिले, टीवी चैनलों पे खूब आया। अब टीवी पे जब आप मुझे देखते हैं तो ऐसा देखते हैं आप कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो नेताओं से प्रश्न कर रहा है। अब जब मैं नेताओं से प्रश्न कर रहा हूँ तो आप मेरे जीवन में अगर देखेंगे कि मैं नेताओं की चापलूसी में लगा हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटेगा। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना और सहज बने रहना। सबसे बड़ी उपलब्धता जीवन की यही है कि आप कितने ईजी हैं, आप कितने इजी टू फाइंड हैं। मैं कभी भी, आज की तारीख में एक जो सबसे बड़ी एक खुशी देने वाली चीज़ है कि मैं घर से बाहर सड़क पे निकलता हूँ तो कम से कम 20 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मुझे देखा होता है कभी किसी टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो एक चीज़ पूछते हैं मुझसे अक्सर कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो मुझे कहाँ होना चाहिए भाई? मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम लेखक हूँ, एक आम कवि हूँ, और आम लोगों के बीच में ही मैं रहूँ। सेलिब्रिटी बस मैं जब तक मंच पर हूँ, जब तक मैं चैनल पर हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे आप हैं, जैसे हमारे कैमरामैन हैं।
सर, कविताओं के साथ साथ आप संगीत का भी काफ़ी ज्ञान रखते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते भी हैं, तो संगीत से आपका जुड़ाव कैसे? तो संगीत दरअसल मैं बहुत सारी चीज़ें बजाता हूँ और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि मैं नहीं तो अभी बांसुरी मेरी अभी है नहीं तो मैं आपको बजा के भी दिखाता। मैं बांसुरी, गिटार, पियानो, हारमोनियम, तबला, सारंगी दुनिया का सबसे कठिन वाद्य यंत्र है। सारंगी को बजाना बहुत कठिन काम है। सारंगी, इकतारा, माउथ हारमोन, ये सब चीज़ें जो है मैं बहुत ही शौक से बजाता हूँ। और इसके अलावा जो एक चीज़ है कि मैं पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। और यह सब चीज़ें मैं बस पता नहीं कैसे, ये सब ईश्वर की कृपा है, गॉड गिफ्टेड है। और इन सब चीज़ों को बस कमर्शियल यूज़ तो मैं कविता के अलावा किसी चीज़ का कर नहीं पाया। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा मन है कि कभी मैं अपना एक खुद का ही एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करूं जिसमें मैं लोगों को बांसुरी बजा के सुनाऊं। क्योंकि इन सब संगीत के माध्यमों में मेरा जो सबसे प्रिय है वह बांसुरी है। क्योंकि बांसुरी एक पीड़ा का भी प्रतीक है। एक बांस जो 1 सवा फुट का बांस है, उसके अंदर 7 छेद हैं। अपने शरीर में इतने सारे छिद्र होने के बावजूद वह क्या काम कर रही है कि लोगों को मधुरता प्रदान कर रही है। बस मैं कुछ वैसा ही होना चाहता हूँ। उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते ही रहते हैं। आपके सफ़र में भी काफ़ी स्पीड ब्रेकर आए होंगे, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपका हथियार क्या रहता है? यस, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि जितने भी लोग हैं इस उतार चढ़ाव से वो आगे पीछे इधर उधर 2-4 कहीं ना कहीं होते रहते हैं। देखिए, जीवन में 2 सिद्धांत हैं। एक है समर्पण का सिद्धांत और एक है संघर्ष का सिद्धांत। आप अगर संघर्ष के सिद्धांत को देखें तो हम कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, फिर उस पाए हुए को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, फिर उस बचे हुए को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और कुल मिलाकर के पा तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन जीवन के एंजॉयमेंट को हम कभी भी पूरी तरह से ऐसा नहीं कर पाते कि हम जीवन के एंजॉयमेंट को जी सकें। अंत तक हम संघर्ष करते रह जाते हैं। ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, दरअसल ये स्पीड ब्रेकर्स नहीं हैं, ये लर्निंग प्रोसेस है। जब भी कोई हवाई जहाज़ रनवे पर उड़ने जाता है तो उससे पहले उसकी बहुत सारी गतिविधियां होती है। और रनवे तक पहुंचने की जो उसकी यात्रा है, आपको टेक्निकली एक बात पता होगी कि जो हवाई जहाज़ है उसके अंदर बैक गियर नहीं होता, वो रिवर्स नहीं ले सकता, पीछे की तरफ नहीं जा सकता। तो एक ट्रक को लगा करके आगे से उसको धकेला जाता है ताकि वो पीछे की तरफ जाए और फिर उसके बाद वो घूम के अपना रास्ता बनाता है। तो ये जीवन जो है ना, कुल मिला करके शिक्षा का, सीखने का लर्निंग प्रोसेस है। और सफलता भी जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है। आज की तारीख में अगर मैं दौड़ना शुरू करूं और दौड़ते हुए मैं जीत जाऊं, पहुंच जाऊं कहीं, तो आप यकीन मानिए मैं जहां पहुंचा रहूंगा उस पहुंची हुई जगह पर मैं अकेला रहूंगा। लेकिन इस दौड़ने में मैं अगर रुक रुक के बीच में चलता रहूं तो चलते रहने के प्रोसेस में बहुत सारे लोग मुझे मिलेंगे जो यात्रा में सहभागी होंगे और वहां तक मेरे साथ रहेंगे। तो इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि परेशानियां तो सबके जीवन में आती है, संघर्ष सबके जीवन में आता है। उस परेशानी को, उस संघर्ष को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, हम लोग कैसे जीते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ विश्वास आपका अपने ऊपर होना चाहिए, बस। सर, आपको याद होगा गुलजार साहब ने कहा था कि शायर और कवि बनना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ एक टूटे हुए दिल की मुकम्मल डिग्री चाहिए। तो आप एक हास्य रस के कवि हैं, तो वो क्या चीज़ें रही थी जिसने आपको एक हास्य रस का कवि बना दिया? एक शेर और है, शायर का नाम मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं कि क्या करेंगे इश्क में गर हो गए नाकामयाब, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। तो ये जो टूटा हुआ दिल है ना, मैं थोड़ा सा बस इसमें डिफर करता हूँ। दिल बहुत बार टूटा और जितनी बार टूटा उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल जो है, मैंने आज तक जिसने भी तोड़ा उसको गालियाँ देने का काम नहीं किया। मुझे किसी को कोसना, किसी को यह कहना कि ये तो
मेरे साथ करके गया, जाओ तुम मेरे को छोड़ के जा रही हो, तुम्हारा कोई नहीं होगा। बल्कि एक शेर मुझे और याद आता है कि उस नई नाज़नी को क्या मालूम इश्क कितनी मेरी ज़रूरत है, साल के दूसरे सेमेस्टर में वो मेरी 12वीं मोहब्बत है। तो प्रेम जो है ना वो तो भीतर बाहर फैला हुआ है, और मैं कुल मिला करके इस प्रेम को जीने वाला व्यक्ति हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, प्रेम जो हम देखते हैं ना मनुष्यों में, प्रकृति में कभी प्रेम को महसूस कीजिए। आप घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलने के बाद आपको जो सबसे पहला पेड़ मिले, कभी आप उस पेड़ को लिपट के हग करिए, उसको थैंक यू बोलिए कि वो इतने सारे प्रदूषण को सहते हुए भी अपना काम करना नहीं छोड़ता। तो मेरा प्यार जो है वो दरअसल संयोग का प्यार है, वियोग का प्यार नहीं है। और मैं अपनी सफलता इस चीज़ में मानता हूँ कि कल जब मैं किसी मुकाम पर हूँ, किसी जगह पर हूँ, तो जिससे मुझे प्रेम हुआ उसको अपने आप पर गर्व हो कि देखो मैं उनके जीवन में था। सर, आपका एक कार्यक्रम आता है न्यूज़ 18 पर जिसमें आप नेताओं को लपेटे में लेते रहते हैं, तो कभी कोई ऐसा पल आपके सामने आया जब आपको नेताओं की आंखों में आंखें डालकर कुछ कहने में बहुत मज़ा आया हो? देखिए, एक यादगार किस्सा ये था कि मैं एक कार्यक्रम में संबित पात्रा थे, और उस समय बात चल रही थी कि मोदी जी का जो सीना है 56 इंच का है, और 56 इंच का सीना है, बहुत बड़ा सीना है, ये है वो है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ऐसा ऐसा वो लगातार कह रहे थे। तो मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक की है, कोई दर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी की है जो 56 इंच का सीना नापा कहाँ से? तो वो काफ़ी गुस्सा गए, और आपको क्या पता मोदी जी क्या है क्या है। तो मैंने तुरंत ही कहा, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। तो ये सीने का नाप जो बढ़ा हुआ है उसका कारण तो ये है कि भैया कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई छाती पर मूंग दलने वाला नहीं। ये टीवी पर मैंने किया, टीवी पर दिखा दिया, और अगले दिन पूरे मेरे मोबाइल पर कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी का फ़ोन, और कोई कि मोदी जी को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो ये वाला अनुभव थोड़ा मेरे लिए बहुत ही अटपटा था। लेकिन उसके बावजूद जब आज़म खान ने एक बयान दिया कि ये जो देश के सैनिक हैं ये रेपिस्ट हैं, तो मुझे मुलायम सिंह मिले एक कार्यक्रम में, मुलायम सिंह मिले और वो सामने थे, और मैंने कहा मुलायम जी आप समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, और आपकी पार्टी के एक व्यक्ति आज़म खान ने ये कहा कि हमारी सेना रेपिस्ट है। तो मैंने 4 लाइनें वहीं पर पढ़ी, हो वक्त की आंधी से खबरदार क्यों नहीं, भाषा में आपके है वो फटकार क्यों नहीं, देते हैं जो बयान देश के विरोध में, आज़म के कान पर लगाते 4 क्यों नहीं। क्या बात है। तो ये कहने का जो साहस, ये हिम्मत जो है, यह भी मेरे पास है। और सिर्फ इसलिए है कि मैंने कहा ना आपको, मैं दिनकर जी की भूमि से, बिहार से आता हूँ, बाबा नागार्जुन की भूमि बिहार से आता हूँ, फुनेश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, इनकी ज़मीन से मैं आने वाला व्यक्ति हूँ। तो कैसे मैं इन सब चीज़ों को सह सकता हूँ। लेकिन हास्य में व्यंग्य का पुट, और राजनीति के जो भी हो, सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई सत्ता में है तो उसकी चापलूसी करो, विपक्ष में है तो गालियाँ दो। नहीं, कोई भी गलत करेगा तो उसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँगा। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूर होता है, तो क्या आप भी अपनी कामयाबी का श्रेय किसी औरत को देना चाहेंगे? मेरी कामयाबी के पीछे अगर मैं पूरा श्रेय किसी को दूं, तो उसका एकमात्र हकदार जो अगर कोई हो सकता है तो वो मेरी अपनी माँ है। मेरी माँ से ही मुझे कविता के संस्कार मिले। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ जब गाती थी तो मुझे अभी भी याद है, उनकी आवाज़ में वो टोन था, उनकी आवाज़ में वो खनक थी। ऐसा लगता था कि उनके साथ दसों दिशाएं गा रही हैं। मुझे याद है मैं 9 साल 10 साल का था, सावन का महीना था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और 9:30-10 बजे दिन की बात होगी। हम लोगों ने, सारे भाई बहनों ने नाश्ता किया और बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, घर में ही थे। फूस का घर गांव में जैसा होता है, बारिश की बूंदें टपक रही हैं, टप 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 टप। और उस समय मेरी माँ ने गाना शुरू किया, विद्यापति का लिखा हुआ एक भजन,
जय जय भैरवी असुर भयावन, वो गाना शुरू किया और मुझे अभी तक मेरे भीतर उसकी जो टोन है वो एकदम कैद है। वो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध होकर गा रही थी, मुझे लग रहा था कि ये बरसात की बूंदें, ये हवाएं, ये पानी, ये सब कुछ, ये बुलबुले सब उनके साथ गा रहे हैं। और गांव में दरअसल देखिए, गांव का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, यह चीज़ शहरों से लुप्त है। और आज जब ये वैश्वीकरण हो गया है, कमर्शलाइजेशन हो गया है, एक सारी दुनिया जो है एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस की बातें करने लग गए हैं, वैश्विक चेतना की बातें करने लग गए हैं, उन सब चीज़ों के बीच में गांव के बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हमारी पहुंच से दूर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ की आवाज़ आज कहीं रिकॉर्ड होती, कहीं हम सुन सकते होते, तो निश्चित तौर से वो सारी चीज़ें एक धरोहर होती। मेरे पास तो मेरी माँ का 1% भी नहीं है, लेकिन मेरी कामयाबी का सारा श्रेय, आपको जानकर हैरानी होगा चेतन कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी जब मैं 12th में पहुंच गया। लोग मुझ पे हंसते थे और मेरी माँ को जब मैंने कहा कि भाई मुझे साइकिल चलानी सीखनी है, तो मेरी माँ, जिसको खुद साइकिल चलानी नहीं आती थी, उन्होंने मुझे साइकिल चलानी सिखाई। एक साइकिल किसी से मांगा और साइकिल को मांगने के बाद कहा कि इस पे बैठो और सामने देखो जो दिख रहा है और जा कर के वहाँ पर साइकिल को रोकना। ना मुझे पैडल का पता था, ना ब्रेक का पता था, लेकिन बस मेरी माँ ने पीछे से एक बार धक्का दिया साइकिल पे और मेरी साइकिल जो चल पड़ी वो आज तक नहीं रुकी है। सबको, मेरे परिवार में किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि मैं इस कविता के क्षेत्र से कुछ कर पाऊँगा। एक मेरी माँ थी जो सबसे लड़ती रहती थी कि इसको अपना काम करने दो। आप सोचिए, कोई दिल्ली विश्वविद्यालय का लड़का जिसने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी की, और उसके बाद वो नौकरी ना करे, उसने नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद वो नौकरी ना करे, तो घर के लोग क्या सोचेंगे उसके लेकर के। लेकिन मेरी माँ का संरक्षण, और अभी भी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी का कुछ आशीर्वाद है तो उसी का ही है। आपके जीवन का कोई एक यादगार लम्हा जिसने आपको गुदगुदाया भी बहुत हो, लेकिन साथ ही एक सबक भी दिया हो। हाँ 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 हाँ, देखिए, मेरे गुदगुदाने की जो चीज़ें हैं ना, वो तो सारी चीज़ें मुझे गुदगुदाती रहती है, और सबक हर पल कुछ ना कुछ मिलता रहता है। सबक का मतलब कुछ सीख नहीं, सबक का मतलब और बेहतर करना। एक जो मुझे गुदगुदाता रहता है उसमें से एक बहुत बड़ी घटना ये है कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, एक सज्जन मेरे पास आए और मुझे बोला कि आपकी जो शक्ल है वो एक कवि हैं बिहार के, उनसे मिलती है। मैंने कहा जी मैं वही हूँ। उन्होंने कहा जी हो ही नहीं सकता। मैंने क्यों नहीं हो सकता, इतना बड़ा कवि हमारे साथ यात्रा करेगा। तो मैंने कहा यार, आप अपने आप को बड़ा नहीं मान रहे हो या क्या मान रहे हो, लेकिन अंत तक हमारे 9 घंटे का सफ़र था और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि वो मैं ही हूँ। और जब मैं उतरा तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ और लोगों को दिखाऊंगा कि देखो एक डुप्लीकेट भी बाजार में। तो ये मुझे बहुत हंसी आती है कि यार उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो मैं ही हूँ। ये बातें बहुत गुदगुदाती है। और सबक जो है, सबक ये है कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ, बस इसके अलावा दूसरा और कोई सबक नहीं है। सबक बस ये है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा, बस। इसके अलावा तीसरा चौथा कोई सबक नहीं है। गलतियाँ इंसान ही करते हैं, मनुष्य होने के नाते हम सब गलतियाँ करते हैं। और इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको माफ़ करना आना चाहिए। अगर आपको माफ़ करना आता है तो लोग भी आपको माफ़ करते रहेंगे। गलती कौन नहीं करता, ईश्वर तक से गलतियाँ हो जाती हैं भाई, तो हम तो फिर मनुष्य हैं और मनुष्य को गलती करते रहना चाहिए। देखिए गलती दिल्ली वालों ने की हुई है कितनी बड़ी, तो ऐसे ही गलती तरह तरह के लोग करते रहते हैं। खैर, सबक लेना ही सबसे बड़ा सबक है। आपके जीवन के निचोड़ से कोई भी एक बात जो आप कहना चाहें, जो हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, तो वो बात क्या होगी? मेरे जीवन के निचोड़ से सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जीवन को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इतना सस्ता नहीं समझना चाहिए कि उसके पीछे हम सारा जीवन गंवा दें। आप हैं तो ये जीवन है, आप है तो ये सौंदर्य है, आप है तो ये व्यवस्था है, आप हैं तो आपके चाहने वाले हैं।
तो एक चीज़ जो मेरे जीवन की सीख अब तक है वो कुल मिलाकर के सिर्फ इतनी भर है कि आपकी क्षमता से अधिक दिया गया योगदान आपके जीवन को अकल्पनीय बना देता है। आपके भीतर अगर 80% देने की क्षमता है और आपने 81-82% दे दिया तो आपका जीवन अकल्पनीय हो जाएगा। आपके पास वो अचीवमेंट्स आने लग जाएंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती। तो इसीलिए आपकी जो क्षमता है उससे बस 1% आगे बढ़िए और योगदान दीजिए ताकि आपका जीवन और ज़्यादा वैभवशाली हो सके। यह दूसरी एक चीज़ और है इसके साथ में जुड़ी हुई, वो ये है कि जीवन को हमें प्रेम से और प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। एक होता है मनी और एक होता है वेल्थ, एक होती है प्रॉपर्टी और एक होती है प्रोस्पेरिटी। प्रॉपर्टी तो हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। प्रोस्पेरिटी जानते हैं क्या है? जी सर। प्रोस्पेरिटी को हम ये कहते हैं कि हमने कितना कुछ जोड़ रखा है या कितना हमारे भीतर समृद्धि है। प्रोस्पेरिटी का एक सिंपल सा मतलब है, आपको मान लीजिए एक बाइक चाहिए, आपने अपनी पॉकेट मनी बचा बचा के, दोस्तों से उधार लेकर के, घर वालों से लेकर के, कुछ ट्यूशन्स पढ़ा करके आपने 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठे किए और आपने बाइक ले ली और आप बहुत खुश हुए। और आप जैसी बाइक लेकर के घर आए, आपके छोटे भाई ने आपसे कहा कि भैया मुझे बाइक दे दो, और आपने दे दिया। ये प्रोस्पेरिटी है। चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगा देना और प्राप्त होते ही उससे विरक्त हो जाना, ये प्रोस्पेरिटी है। और यही मैं लोगों से कहता हूं कि चीज़ों को पाइए और उसके बाद उससे विरक्त हो जाइए ताकि आपके जीवन में स्थिरता बनी रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत मज़ा आया इस मुलाकात में। कई किस्से हमें सुनने को मिले, कई बातें हमें जानने को मिली। लेकिन मुलाकात कवि शंभू शिखर जी से हो और बिना कविता के खत्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक छोटी सी कविता शंभू जी के मुंह से। एक कविता जो आजकल के इस पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जी मैं वो कविता आपको सुना दूं। जी बिल्कुल। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, क्या बात है। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये थे कवि शंभू शिखर। इस मुलाकात में आज इतना ही। अब लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन फिर लेकर आएंगे आपके लिए बात कवि की चेतन शर्मा के साथ, लेकर कुछ नए किस्से, लेकर कुछ नई बात।